Hello students, the new lesson बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन NCERT 11 का ये सेकंड नंबर का लेसन है। थोड़ा हार्ड कोर बॉटनी है बेटा, थोड़ा झेलना पड़ेगा, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज दैट दिमाग में ये मत लाओ कि व्हाई आई एम स्टडिंग दिस। ओके, 2 दिन के बाद ये थॉट आने वाला है ना पक्का, सो आई एम डीलिंग विथ इट राइट नाउ। आपको लगेगा कि मुझे क्यों सिखाया जा रहा है when I am dealing with the organism which is deeply situated in the ocean, why it is there in my syllabus? तो एक सिंपल सा आंसर दूंगी, जस्ट गेट इट। अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फंगस को एनालाइज नहीं किया होता, उसको अगर टिश्यू कल्चर करके देखा नहीं हुआ होता, तो हमको पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक फंगस बनाता है ये पता ही नहीं चलता था। एंड जस्ट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट एंटीबायोटिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको लगता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वो टाइम अगर फंगस नहीं पढ़ा होता, आपने ये टाइम वो डीपली सिचुएटेड ओशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपने नहीं पढ़ा, तो हाँ शायद राइट नाउ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, 2 मार्क्स चले जाएंगे। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिज्म बाद में हमको कोई वैल्यूएबल मेडिसिन देता है, कोई इंपॉर्टेंट ड्रग देता है, कोई इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी डेवलप करने वाला या फिर हमारे प्रोटेक्टिव शेल बनाने वाला, लाइफ रिस्टोर करने के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी केमिकल देता है, तो वो केमिकल हमको क्यों मिला? क्योंकि हमने वो ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई की। Are you getting the thing? So please, one request while studying this. We are having such a settled life, civilized life. Why? Because our ancestors studied classification. They developed resources. Okay, हमको पता है कि carbohydrate, protein, fats, vitamins, right? Okay, medicines, herbicide, weedicide, pesticide देने वाले हजारों रिसोर्सेस हमारे आजू बाजू है, और वो रिसोर्सेस हमारे पुरखों ने अच्छे से एनालाइज करके, पढ़ के उसका डेटा मेंटेन करके रखा है, ताकि अगर हमको कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो हम डायरेक्टली रिसोर्स के पास पहुंचते हैं, वो रिसोर्स को उठा के लाते हैं, प्रोसेसिंग करवाते हैं, एंड वी गेट द एंड प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So one of the very important thing of studying classification, diversity, as well as taxonomy. Taxonomy मतलब जहां पे हम मेनली क्लासिफिकेशन को सिस्टमैटिकली सीखेंगे। ये हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि इसकी वजह से हजारों लाखों रिसोर्सेस डेवलप होंगे, और अगर रिसोर्सेस है तो हेटेरोट्रॉफ जिंदा रहेंगे। So please note, right now it is not important for you because ये मैडम कितने मार्क का चैप्टर है? अच्छा 3 MCQ आते हैं क्या? जान दो, छोड़ दिए तो चलता क्या? No, this conversation is not important because you are developing that muscle which is required to analyze, classify and develop resources, जो आपके आगे जाके फ्यूचर में बहुत काम करने वाला एस्पेक्ट होगा। प्लीज नोट, राइट? सो आज का ज्ञान, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, लेकिन ये मत सोचो कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, राइट? इससे आपके मसल्स डेवलप होंगे, आप रट्टा अच्छा करेंगे, ओके, आपकी मेथड डेवलप होंगी, एंड शायद आप कोई वंडरफुल रिसोर्स भी डेवलप करेंगे। ओके, so study of classification is one of the very important thing in our life. Okay, so simple सी बात, what is classification? Classification is merely grouping and subgrouping of the vast data, vast number of organisms. ठीक है, देखो मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मैं क्लासिफाई करूंगी ना, राइट? आई विल क्लासिफाई व्हेन आई एम हैविंग 10 स्टूडेंट्स विथ मी, 100 स्टूडेंट्स विथ मी, आई एम हैविंग 1000 स्टूडेंट्स विथ मी, देन आई कैन क्लासिफाई। ओके, आई कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ place from where they are coming in my classes. I can classify on the basis of their merit. I can classify on the basis of their height. I can classify on the basis of their blood group. देखो एक ही पॉपुलेशन है मेरे पास, 1000 बच्चों की,
उनको मैं अलग अलग क्राइटेरिया से क्लासिफिकेशन कर सकती हूँ, बराबर। So classification is applying some criteria and on the basis of the criteria making groups and subgroups. Making groups and subgroups is classification. So write down definition of classification. Classification is a branch of science. It's not only biology. आप केमिस्ट्री में भी क्लासिफिकेशन सीखते हो, बराबर। So wherever you are dealing with a number, you need classification. मेरे क्लास में अगर एक ही बच्चा है, एक ही स्टूडेंट है, तो क्या क्लासिफाई करूं, isn't it? So see, classification is a branch of science in which grouping and subgrouping is done on the basis of extent of in the bracket write down percentage of bracket close similarity. Classification is a branch of science which deals with grouping and subgrouping of organisms on the basis of extent of similarities in the bracket percentage of similarities and differences. दो चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर है तो सबसे छोटे ग्रुप में रखे जाएंगे। Okay, so just classify you, okay? You, your sibling, right? You, your sibling are very similar. So they form a smallest group having 99.99% similar. बराबर? You and your cousins, थोड़ा बड़ा ग्रुप, right? So ग्रुप बड़ा होगा तो आपके सिमिलैरिटीज का नंबर कम होगा। आप और आपके कजिन में डिफरेंसेस ज्यादा होंगे। आपको आपके सगे भाई बहन में सिमिलैरिटी ज्यादा तो वो स्मॉलेस्ट ग्रुप। आप और आपके कजिन सिमिलैरिटीज का नंबर बढ़ गया, राइट? ग्रुप बड़ा हो गया तो आपका रिलेशन, ओके, आपकी एफिनिटी, सिमिलैरिटी का नंबर कम होगा। तो बहुत ज्यादा सिमिलर छोटा ग्रुप, कम सिमिलर बड़ा ग्रुप, और कम सिमिलर और बड़ा ग्रुप। So isn't it you are considering percentage of similarity and differences, right? Okay, one more thing, as I noted, classification can be done on any criteria. जैसे मैंने बोला कौन से गांव से स्टूडेंट आया है, बराबर, क्या हाइट है, क्या मेरिट है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये अलग अलग क्राइटेरिया से अगर मैं क्लासिफिकेशन करती जाऊं तो मुझे अलग अलग ग्रुप मिलेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन ग्रुप, क्लासिफिकेशन में जो आप ग्रुप बनाते हैं वो ग्रुप का प्रकार, ये ग्रुप में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का नंबर, उनका एक दूसरे से रिलेशन, ये कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हो उसके अनुसार बदलता जाएगा। सो क्लासिफिकेशन गोज ऑन चेंजिंग इफ द क्राइटेरिया चेंजेस, राइट? ओके, सो क्लासिफिकेशन इज merely grouping and subgrouping. Classification can be based on different criteria. If the criteria changes, the groups and types of groups, similarities and differences goes on changing. Okay, so classification के लिए हम जो मटेरियल क्लासिफाई करना है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको क्राइटेरिया लगा के क्लासिफाई करते हैं, परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस दिखते हैं, अकॉर्डिंगली उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप को अलॉट करते हैं, बराबर। सो क्लासिफिकेशन इन दैट वे इज लॉजिकल और कैन बी इलॉजिकल। जैसे लाइक हमारे पुरखों ने क्लासिफिकेशन शुरू किया, मैं नेचुरल एक्सचेंज क्लासिफाई किया। जैसे आपके आंखों के सामने दो प्लांट आ गए, ये टॉल है, ड्वार्फ है, ये अच्छा दिखता है, ये बुरा दिखता है, ये स्पाइनी है, राइट, ये सॉफ्ट है, ये एडिबल फ्रूट देता है, ये नॉन एडिबल देता है, ये फ्रूट मुझे पसंद आता है, वो फ्रूट मुझे पसंद नहीं आता है। आर यू गेटिंग दैट? सो क्लासिफिकेशन कैन बी लॉजिकल, क्लासिफिकेशन कैन बी इलॉजिकल। देखो आप ही के सिलेबस में कैसे क्लासिफाई करते हो। जस्ट इमेजिन 2 दिन के बाद आपका टेस्ट है, मैंने बोला बच्चों 10 लेसन है आपके टेस्ट में, आप क्लासिफाई करना शुरू करते हो, आज ये 3 करने हैं, परसों वो 2 करने हैं, फिर ये कंप्लीट होगा, ये तो मैंने करने ही नहीं है, हो गए 4 ग्रुप, राइट? सो दिस इज व्हाट इज अ लॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट? व्हाट इज इलॉजिकल क्लासिफिकेशन? कुछ पिज्जा मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, सो आई कैन डिवाइड माई क्लासरूम पिज्जा लवर्स, पिज्जा हेटर्स,
Are you getting that? So classification can be on any criteria. It can be logical, it can be illogical, right? So civilization से शुरू हुआ, होमो सैपियंस ने नेचुरल इंस्टिंक्ट से क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, अलग अलग क्राइटेरिया से क्लासिफिकेशन करना शुरू किया. ये प्रोसेस में जब हम गए, when we start classifying, we come to know these benefits. Significances of classification. It's written on the board. Go through it. See, first one, diversity demands classification. जैसे मैंने अभी सिंपल भाषा में बोला, मेरे क्लासरूम में एक ही बच्चा है, तो मैं क्या क्लासिफाई करूं? मेरे क्लासरूम में 1000 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे क्लासिफाई करने हैं, राइट? सो क्लासिफिकेशन इज नीडेड, और डाइवर्सिटी जब है तो क्लासिफिकेशन नीडेड है, विविधता है तो क्लासिफिकेशन नीडेड है. तो ये डाइवर्सिटी है जो हमको क्लासिफिकेशन करने के लिए मजबूर करती है. ओके, तो डाइवर्सिटी डिमांड क्लासिफिकेशन. व्हाई डाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन क्यों डिमांड करती है? गेट दिस, सी, क्लासिफिकेशन ब्रिंग्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी मतलब एक समानता. ओके, मेरे पास 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों में से 100 बच्चे औरंगाबाद के बाहर से है, राइट? सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी औरंगाबाद से बाहर के? आर यू गेटिंग दैट? ओके, सो 1000 बच्चों में से एक कॉमन कैरेक्टर मैंने बाहर निकाला, औरंगाबाद आउटसाइडर स्टूडेंट्स, राइट? सो दैट इज यूनिटी. ओके, अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, बराबर, पानी में रहने वाले, ये समानता है, यूनिटी है. सब पानी में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट, सब जमीन पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल प्लांट. ओके, सो एक यूनिक कैरेक्टर पकड़ के आप ग्रुप एंड सब ग्रुप बनाते जाते हो. सो डाइवर्सिटी डिमांड्स क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन ब्रिंग्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, जैसे मैंने बोला कि स्पाइरोगायरा एक्वेटिक प्लांट है, राइट? लोटस एक्वेटिक प्लांट है, तो स्पाइरोगायरा और लोटस एक ग्रुप को अलॉट हो गए, समझ रहे हो? सो इट ब्रिंग्स यूनिटी. स्पाइरोगायरा और लोटस में यूनिटी, सिमिलर कैरेक्टर क्या है? बोथ आर एक्वेटिक. देखिए, वैसा जाए तो देखा जाए तो बहुत डिफरेंट है, लेकिन उनके हैबिटेट के लिए उनमें यूनिटी है, सिमिलैरिटी है. तो क्लासिफिकेशन के विविधता में एक यूनिट कैरेक्टर देखेंगे और अकॉर्डिंगली ग्रुप्स एंड सब ग्रुप बनाएंगे. तो क्लासिफिकेशन ब्रिंग्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, चलो नेक्स्ट वन. क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी सिंपल, रीयूजेबल, रिन्यूएबल. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने 1000 चीजों के बारे में डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, पढ़ लिया, राइट? और अगर मैंने कल बोला, चलो बेटो, ओके, आ जाओ मेरे सामने वाइवा देने, ओके, एंड बोलो ये प्लांट की इंफॉर्मेशन मुझे देना, वो 1000वां एलिमेंट क्या था, कैन यू रिकलेक्ट इट? ओके, और एग्जांपल मैं देती हूँ. आपके कंप्यूटर में आप इंफॉर्मेशन डालते जा रहे हो, उसको आपने क्लासिफाई नहीं किया, कौन से फोल्डर में कहाँ पे क्या रखा है. ओके, तो क्या आप उसको फिर से रीयूज कर सकते हो? इट्स लाइक समवेयर इन द कंप्यूटर. ओके, फाइंड इट आउट. जब आपको जरूरत है वो आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन, इसकी कोई गारंटी नहीं. So the information which you have collected and added in the computer, it is with you, but you cannot use it. लेकिन अगर आपने क्लासिफाई करके रखी है, you can use it. तो क्लासिफिकेशन की वजह से जब आपको जरूरत है वो इंफॉर्मेशन, वो मटेरियल, वो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा. ओके, सो रीयूजेबल, ओके, यूज कर सकते हो. रिन्यूएबल, उसको फिर से अपडेट भी कर सकते हो, बराबर. ओके, एंड इजी, जैसे आप पढ़ते हो, ओके, पढ़ाई करते हो, तो ये चैप्टर के ये 4 पॉइंट मुझे आते हैं, 2 पॉइंट मुझे नहीं आते. ओके, ये 4 पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट मुझे नहीं आते. ओके, ये अगर आपको देखना है, ये अगर आपको करना है, तो आप क्या कर रहे हो? आप क्लासिफाई कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो? आप क्लासिफाई कर रहे हो, अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करके काम कर रहे हो. तो जो भी डेटा आपके पास है वो अगर आपको बार बार रीयूज करना है, ओके, तो क्लासिफिकेशन करना चाहिए. रीयूजेबल. रिन्यू मतलब आज आपके पास 100 ऑर्गेनिज्म है, कल आपने पढ़ाई की और 5 आ गए, तो वो 5 को आपको वो ग्रुप में ऐड करते आना चाहिए. दैट इज रिन्यूएबल एंड एप्लीकेबल, इजी टू यूज.
ओके, तो क्लासिफिकेशन ये सिस्टमैटिक स्टडी की वजह से, क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी सिंपल, reusable, renewable. Okay, the next one, classification has the predictive value. What is predictive value? Just imagine you went somewhere, okay, आप ऐसे ट्रेकिंग के लिए गए थे और आपको एक लंबा बोन मिला, बोन, right? Being a student of बायोलॉजी, आपके साथियों ने आपको पूछा कौन से ऑर्गेनिज्म का है रे ये बोन, तो आपने क्या किया? यू स्टार्टेड एनालाइजिंग द बोन. इट वॉज नॉट हेवी, इट वॉज लाइट वेट, इट वॉज लाइक हॉलो था अंदर से, बराबर विंग स्पैन था, उसको कुछ ऐसे फाइब्रस अटैचमेंट दिखाई दे रहे थे. सो व्हेन यू एनालाइज कंप्लीटली यू फाइंड आउट दैट दिस बोन मस्ट बी ऑफ अ बर्ड. ओके, सो व्हाट यू डिड, आपने उसका एक कैरेक्टर, देखिए उसको एनालाइज करके आपके जो आपको कैरेक्टर मिले उसको देख के आपने प्रिडिक्ट किया दैट दिस इज ऑफ बर्ड. आर यू गेटिंग दैट? सो इट हैज प्रिडिक्टिव वैल्यू. ओके, वो देख के सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस देख के आप किसी ग्रुप को उसको रिलेट कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये ग्रुप का ऑर्गेनिज्म ये है. तो क्लासिफिकेशन हैज प्रिडिक्टिव वैल्यू. ओके, अब देखो प्रिडिक्शन करने के बाद क्या हुआ. Once you allot that unknown organism का बोन, आपने जैसे ही बर्ड ये क्लास को अलॉट किया, okay, you are sure, yes, it is bone of a bird. जैसे ही आपने अलॉट किया, बर्ड के प्रॉपर्टीज वो ऑर्गेनिज्म को आ जाएंगे. आप मुझे बोलो वो ऑर्गेनिज्म को टिथ होंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं मैडम, बिक होगा. टेल मी, उसके पास हेयर्स रहेंगे, फेदर्स रहेंगे? आप बोलेंगे मैडम फेदर्स रहेंगे. So see, once you know one character, once you analyze, you predict that the organism belong to one particular group. All the characters of the group are allotted to the organism. All the characters of the group are allotted to organism. Okay, so see, when unknown organism is allotted to the group, all the characters of the group are allotted to the organism. Okay, so because of all these methodologies, classification makes our study simple. Okay, please write down the things which are there on the board. Written, check. Come to page number 16 of NCERT. Chapter number 2, Biological Classification. I am reading the content. See, since the dawn of civilization, जैसे ही civilization का उदय हुआ, जैसे ही civilization मतलब we were living nomadic life, हम मोगलिक लाइफ जी रहे थे, जंगल में भटक रहे थे, इधर उधर जो मिला वो खाते थे, राइट. तो वी वेर इन अ ट्रूप, एक जगह पे जाना, रहना, वहां का जो फूड है खत्म करना, रिसोर्सेस कंज्यूम करना, वो खत्म हो गए, वहां से उठना, कहीं और जाके और खत्म करना. तो राइट, नोमैडिक लाइफ. ओके, भटक रहे थे हम. जैसे ही हमको पता चला कि दैट वी कैन क्रिएट द रिसोर्सेस, हमको पता चला कि अगर हम सीड को सो करते हैं तो जो प्लांट का सीड था वही प्लांट हम फिर से ग्रो कर सकते हैं, एंड सेम बेनिफिट्स आर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट, राइट. तो हमको जब सीड का पोटेंशियल पता चला, हमने सीड सोइंग शुरू किया. फॉर ग्रोइंग प्लांट व्हाट वी नीडेड वाटर. तो आपने नदी के जमीन, ओके, नदी के नजदीक जो जमीन थी वहां पे आपने कल्टीवेशन शुरू किया, दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, बराबर. तो देखो प्लांट को डोमेस्टिकेशन किया, फूड आया, फूड के बाजू में वाटर रिसोर्सेस, हमने वही जगह चुनी. अब वाटर है, फूड है, तो हमने वहीं पे शेल्टर बना लिया, राइट. सो व्हाट वी डिड, वी सिविलाइज्ड एट वन प्लेस. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट इज, हम जब सिविलाइज्ड हो गए, एक जगह रहने लगे, हमारे लिए जब फूड रिसोर्स अवेलेबल होने लगा, राइट, तो हम साइंस के बारे में, बाकी की चीजों के बारे में और ज्यादा सोचने लगे. इट डजंट मीन पहले सोचते नहीं थे. क्लासिफिकेशन हमने इसके पहले भी किया था, एडिबल प्लांट, नॉन एडिबल प्लांट, पॉइजनस प्लांट, नॉन पॉइजनस प्लांट, इट वाज ऑलवेज देयर. बट आफ्टर सिविलाइजेशन दिस ब्रांच बूम्ड बिकॉज फूड रिसोर्स आ गया, सिक्योरिटी आ गई, तो हम बाकी के जो हमारे लाइफ के रिक्वायरमेंट्स थे वो फुलफिल करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने लगे. ओके, सो since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. बहुत लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के अलग अलग अटेम्प्ट किए.
ओके, किसी ने साइज के अनुसार क्लासिफाई किया, किसी ने हैबिटेट, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, अर्बोरियल, राइट, ऐसे क्लासिफिकेशन किया। ओके, सो अलग अलग क्राइटेरिया से लोगों ने क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट किए। It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of need of use for our own use. हम ये नेचुरली करते गए, नेचुरल इंस्टिंक्ट था हमारे पास। ओके, ये बहुत साइंटिफिक मेथड था शुरू में, ऐसी बात नहीं है। हमने हमारे यूथ के अनुसार ये क्लासिफिकेशन की ब्रांच डेवलप की। ठीक है, तो जो एनिमल्स जिनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको हमने डोमेस्टिकेशन करवा लिया। So that is again classification, that we can train dogs, we can train cattle, we can train even elephants, but we cannot train a tiger. बराबर? ओके, तो वैसे हम हमारे जरूरत के अनुसार अलग अलग मेथड से क्लासिफिकेशन करते गए। It was done instinctively, naturally, using criteria that were scientific but born out of need to use organism for their own use, for our own use, for food, shelter and clothing. Okay? हमको या तो फूड मिलता था, या तो शेल्टर मिलता था, या क्लोथिंग मिलता था, या मेडिसिन मिलता था, whatever, उसके लिए हमने ये क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. तो क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक अप्रोच सबसे पहले किसने दिया? एरिस्टोटल। अंडरलाइन करो, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल वहां पे अंडरलाइन करो, लिखो, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन। दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एरिस्टोटल। ओके, he used simple morphological characters to classify plant into trees, herbs and shrubs. देखिए, उन्होंने सिंपल, सबसे छोटे हर्ब्स, बीच वाले श्रब्स और सबसे बड़े ट्रीज, राइट। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू ग्रुप्स, those which had red blood and those did not. तो अरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया, जिनके बॉडी के अंदर ब्लड है और जिनके पास ब्लड नहीं है। कॉकरोच मारा होगा ना, कॉकरोच मारा है क्या? ओके, कॉकरोच मारने के बाद ब्लड निकलता है क्या? नहीं, एक व्हाइटिश फ्लूइड पता, सॉरी डरने वालों लोगों से बात नहीं कर रही हूँ। ओके, जो कॉकरोच से नहीं डरते उनसे बात कर रही हूँ, बाकी वाले शांत रहो। तो अरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, those who are having blood, those who are not having blood. Okay, it might be done, ये आपने भी बचपन में किया होगा, कॉकरोच को मारा होगा तो आपको पता चला होगा इसके बॉडी में ब्लड है नहीं, राइट? ओके, so this is what is classification done by Aristotle, right? In Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification with plantae and animal, two kingdoms were developed that include all the plants and animals respectively. अब एरिस्टोटल ने जैसे क्लासिफिकेशन शुरू किया, तो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे थियोफ्रास्टस, राइट डाउन, थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी, क्लासिफाइड मेनली प्लांट्स। ओके, ये दोनों फादर लोगों को ध्यान में रखना प्लीज। ओके, फादर लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बहुत काम किया है इन्होंने हमारे लिए, बराबर, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग सच अ सेटल्ड लाइफ। सो थोड़े नोबेल प्राइज विनर्स ध्यान में रखो और फादर लोग ध्यान में रखो, रिक्वेस्ट समझ लो बच्चों, थैंक यू, राइट। चलो, तो अब और एक है लिनायस, अंडरलाइन करो, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? इट्स देयर इन लेसन 1, यू नो। टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन का ही एक और सिस्टमैटिक मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे। ओके, सो लिनायस क्लासिफाइड entire living world around him into two kingdoms. What is that? Plantae and Animalia. Right? तो अब देखो, जैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, बाद में हमको माइक्रोस्कोप पता चला, फिर हमको छोटे छोटे फंगस दिखने लगे, बराबर। अब देखो, प्लांट फंगस जैसा लगता है, हिलता डुलता नहीं है, एक ही जगह चिपक के है, राइट, वहां से फूड एब्जॉर्ब करता है और खुद की ग्रोथ करवाता है, लेकिन प्लांट ग्रीन है, फंगस नॉन ग्रीन है। जैसे ही माइक्रोस्कोप आया, ठीक है, जैसे देखो ये सिमिलैरिटी देख के साइंटिस्ट लोगों ने फंगस और प्लांट को एक ही जगह रख दिया। एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल ये दो ग्रुप बनाए,
फिर लाइफ में हमारे फंगस आ गया, तो फंगस को कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? तो साइंटिस्ट लोगों ने फंगस को फिर से प्लांट के साथ रख दिया। फिर जब माइक्रोस्कोप आया, हमने फिर से उसके सेल्स को देखना शुरू किया, तो हमको पता चला प्लांट सेल के पास भी सेल वॉल है एंड फंगस सेल के पास भी सेल वॉल है। तो चलो ये और सिमिलर है, प्लांट और फंगस को एक ही जगह रखा, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। लेकिन कुछ होशियार थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, डोंट एग्री बोला। व्हाट दे सेड, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, ग्रीन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड फंगस आर हेटेरोट्रॉप, नॉट प्रिपेयरिंग देयर फूड। आर यू गेटिंग दैट? तो अब ये चर्चा चलती रही बराबर। तो इन दैट प्रोसेस, ये जब चल रहा था तो साइंटिस्ट लोगों को बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता चलने लगे। यूनिसेल्युलर अमीबा दिखा, देन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया दिखा। अब कहाँ पे रखेंगे? तो जब उनको यूनिसेल्युलर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखना शुरू हुए, तो साइंटिस्ट लोगों ने और एक काम किया, प्लांट्स, एनिमल और ये सब पिल्लों के लिए एक और किंगडम बना दिया, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं, नेकेड आइज से नहीं दिखते, उनके लिए एक और किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा। तो देखो, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटेई, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर ऐड हुआ प्रोटिस्ट, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, फिर अब फंगस को कहाँ रखे? फिर से प्लांट के साथ ही रखा, क्योंकि उसके पास सेल वॉल था। समझ रहे हो? फिर साइंटिस्ट सोचने लगे, स्टडीज आगे बढ़ते गए, स्टडीज गोज ऑन, दे कम अक्रॉस अ प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज बैक्टीरिया। अब उसको कहाँ रखे? ओके, तो ये प्रोसेस आगे चलता गया। तो सबसे पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल, गिवन बाय लिनायस। एरिस्टोटल ने भी उसी प्रकार से किया था। ओके, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हैकेट, सब लिख के देती हूँ बेटा। ओके, देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कोपलैंड। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, अब मैं बार बार बोलूंगी, आपको समझ में आएगा। एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अल्टीमेटली गिवन बाय R.H. Whittaker. So I'm reading this paragraph. In Linnaeus' time, a 2 kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that include all plants and animals respectively. Thus, this system was used till very recently. This system does not distinguish between eukaryotes and prokaryotes. इसमें यूकैरियोट, प्रोकैरियोट ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था। जो प्लांट है वो प्लांट है, वो प्रो रहो, यू रहो, जो एनिमल है एनिमल। दैट क्राइटेरिया वाज नॉट यूज्ड। इट इज डीमेरिट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई डिक्टेट यू द पॉइंट्स, जस्ट लिसन। This system used till very recently. This system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. 2 किंगडम में ये कोई कुछ कंसिडर नहीं किया गया, कौन प्लांट है, कौन एनिमल है, कौन फोटोसिंथेटिक है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये कुछ नहीं देखा गया। और सिर्फ 2 किंगडम में टोटल ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया गया। दैट इज डीमेरिट। Classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either of the category. When the studies goes on, we come to know that there are some organisms which are not even plant, not even animal. वो plant भी नहीं है और animal भी नहीं है, तो उसको कहाँ रखें? Hence, two kingdom system used for a long time was found inadequate. वो sufficient नहीं थी, अपूरी थी, right? A need was also felt for including, besides gross morphology, other characters like cell structure. Initially, classification was based on gross morphology. बाद में साइंटिस्ट को लगा कि नहीं, सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। सेल का प्रकार कौन सा है, सेल के अंदर केमिकल्स कौन से है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। Improvement in the system of classification, right? Large number of organisms did not fall into either of the categories. Hence, the two-system classification used for a long time was found inadequate. A need was also felt for including, besides gross morphology, other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat. Habitat is living place. कौन से कैरेक्टर कंसिडर किए गए?
ऐड कौन से कैरेक्टर हुए, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, सेल वॉल है कि नहीं है, राइट, नेचर ऑफ वॉल, सेल वॉल है नहीं है तो कौन से केमिकल से बनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप है, हेट्रोट्रॉप है, पैरासाइट है, पैथोजन है, हैबिटेट, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासाइट है, किसी के बॉडी के अंदर है, बराबर। देन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसका रिलेटिव कौन है, राइट। तो ये सब क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन में ऐड किए गए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। The process of classification goes on changing. Though plant and animal kingdom have been constant under all different systems, the understanding of what groups, organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over time. जैसे जैसे क्राइटेरिया बदलते गए, ग्रुप मॉडिफाई होते गए, अलग अलग साइंटिस्ट के ओपिनियन अलग अलग थे। ओके, सम साइंटिस्ट सेड कि ये प्लांट मोनोकॉट में रखना चाहिए, सम बोल रहे थे नहीं ये मोनोकॉट डाइकॉट के बीच में होना चाहिए। So all that things go on happening, and now what we follow is a 5-kingdom classification, which is widely accepted, given by R.H. Whittaker. Right? So in next lecture we'll talk about merits and demerits of all these systems of classification, and we'll study in detail the 5-kingdom classification given by R.H. Whittaker.